My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Jesh Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, टुडे in this class, under this video, we will discuss about the measures of variability. In this, we will discuss about the meaning and nature of variability and definitions of variability or dispersion or deviation, and also we will discuss about the use and importance of measures of deviation. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत विचलनशीलता के मान क्या होते हैं इसको देखेंगे। हम सभी लोग देखेंगे कि विचलनशीलता का अर्थ क्या होता है, विचलनशीलता का नेचर या प्रकृति कैसा है, और साथ ही साथ हम सभी लोग विचलनशीलता या जिसको हम लोग विचरणशीलता कहते हैं इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, इसके डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, और अंत में हम सभी लोग विचलन मानों के उपयोग एवं उसके महत्व दैट इज यूज एंड इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि विचलन मानों का उपयोग या महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आज के क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मान। प्यारे भाई और बहनों, इसके पहले हम सभी लोगों ने इसके पहले जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोगों स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत की थी, सांख्यिकी की शुरुआत की थी, तो सांख्यिकी के अंतर्गत हम सभी लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोड दैट इज बहुलांक, मीडियन दैट इज मध्यांक, और मीन दैट इज मध्यमान है, जिसको हम सभी लोग माध्य कहते हैं। उसी चरण में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी लोग आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मान। इसको हम सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सभी लोग स्टैट्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं, तो स्टैट्स या सांख्यिकी का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य होता है किसी समूह के, किसी चर के संदर्भ में जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का वर्णन करना। तो सांख्यिकी का उद्देश्य किसी समूह दैट इज ग्रुप का किसी चर, या चर मीन्स वेरिएबल, तो किसी चर या वेरिएबल के संदर्भ में विशेषताओं का वर्णन करना जो है स्टैट्स या सांख्यिकी का प्रमुख उद्देश्य होता है। और किसी चर के संदर्भ में किसी ग्रुप या किसी समूह के विशेषताओं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करने के लिए हम सभी लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति के मान दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में चर्चा किया, पढ़ चुके हैं। और दूसरी एक मान होते हैं जिसको हम सभी लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन या स्थिति सूचक मान। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान हैं और स्थिति सूचक या मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस के जो विभिन्न मान हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कौन कौन से होते हैं। दैट इज मीन अर्थात मध्यमान होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, मीडियन या मध्यांक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, और मोड या बहुलांक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन या स्थिति सूचक मान की बात करते हैं, तो स्थिति सूचक मान में जो प्रमुख मान आते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। प्रमुख मानों में आता है परसेंटाइल या प्रतिशतांक, जिसका आप सब लोगों ने नाम सुना भी होगा, परसेंटाइल्स। डेसाइल्स भी एक रिलेटिव पोजीशंस मेजर्स है अर्थात स्थिति सूचक मान है। क्वार्टाइल्स या चतुर्थांक भी एक स्थिति सूचक मान है या फिर रिलेटिव पोजीशंस मेजर है। परसेंटाइल रैंक्स या प्रतिशती क्रमांक भी एक
जो है स्थिति सूचक मान या मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस है। और इसके अलावा भी कई मान होते हैं जो कि मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस होते हैं। तो ये सभी मान दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस दैट इज केंद्रीय प्रवृत्ति के मान और स्थिति सूचक मान, ये जितने भी मान होते हैं इन सभी मानों का प्रयोग जो है, इन सभी मेजर्स का प्रयोग स्टैट्स में, स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में जो किसी ग्रुप या समूह के जो प्राप्तांक होते हैं, स्कोर्स होते हैं, उन स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वितरण होता है, उस वितरण का नेचर क्या है, उस वितरण के नेचर को बताने का कार्य करता है, या उस वितरण के या उस किसी एक चर के संदर्भ में उस वितरण की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, उसको बताने का कार्य मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समस्या यह आती है कि सिर्फ और सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस के द्वारा कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि किसी समूह के बारे में जो सूचनाएं हमको मिलती हैं वो सूचनाएं वास्तव में सत्य नहीं होती हैं, या वही सूचनाएं वास्तव में उपयोगी नहीं होती हैं। वो जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, जो दिखाई देती हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस के द्वारा, वो रियल सिचुएशंस या रियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। तो प्यारे भाई और बहनों, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान दैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्थिति सूचक के विभिन्न मान दैट इज मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल रैंक्स समूह के बारे में कुछ उपयोगी सूचनाएं तो प्रदान करते हैं, परंतु ये जो भी सूचनाएं प्रदान करते हैं ये सभी सूचनाएं समग्र समूह के संबंध में कोई स्पष्ट धारणा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए कि किसी भी समूह के बारे में जो भी हमारी धारणा बनती है या जो भी विशेषताएं हमें दिखती हैं, वे सभी विशेषताएं या उन विशेषताओं के आधार पर उस ग्रुप या उस समूह के बारे में कोई स्पष्ट धारणा बनाने के लिए ये जो है मान पर्याप्त नहीं होते हैं, एडिक्वेट नहीं होते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि सिर्फ मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान और स्थिति सूचक जो मान होते हैं, इन्हीं के आधार पर किसी समूह या किसी ग्रुप के जो प्राप्तांक होते हैं, स्कोर्स होते हैं, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई एक धारणा बना लेना गलत होता है, क्योंकि ये दोनों मान जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है किसी समूह के बारे में कोई धारणा बनाने के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो हम लोग बातें कह रहे हैं, इन बातों को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस दिखेंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे और उस ग्रुप्स के कुछ प्राप्तांक होंगे उस समूह में, मींस कुछ समूह होगा और उस समूह के कुछ स्कोर्स आपकी स्क्रीन पर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपके समक्ष ग्रुप ए है। ग्रुप ए के जितने भी छात्र हैं वो सभी छात्र 20 नंबर पाए हैं। कुल टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्रों की संख्या हम लोग देखें तो कितनी है? 6 है, अर्थात 6 छात्र हैं और 6 छात्रों को 20 नंबर मिला है। ग्रुप बी देखिए, तो ग्रुप बी में जो है आपके 6 छात्र हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, एक छात्र को 19 मिला है, बाकी को एक को 21 मिला है, बाकी को 20 मिला है। ग्रुप सी को देखिए तो यहाँ भी 6 छात्र हैं, लेकिन मात्र 2 को 20 मिला है, एक 18 मिला, एक 19 मिला है, एक 21, एक 22। इसी तरह से ग्रुप डी देखें तो यहाँ पे किसी भी छात्र को 20 नंबर नहीं मिला है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, जो हम सब लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत यदि इनका हम मीन निकालें तो क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग बता सकते हैं, आप सब लोग काउंट कर सकते हैं कि जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इनका मीन क्या होगा? आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, क्या होगा दोस्तों? इनका मीन है 20। अर्थात सभी समूह, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो, इन सभी समूहों का जो मध्य मान है, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो उपरोक्त चारों समूहों का जो मध्य मान वो क्या है? 20 है। तो चूंकि 20 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी का, तो क्या इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप ए इज इक्वल टू ग्रुप बी इज इक्वल टू ग्रुप सी एंड ग्रुप सी इज इक्वल टू ग्रुप डी? क्या ये चारों समूह आपस में इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं, समान हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आप सभी लोगों का क्या उत्तर होगा? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन चारों का जो मध्य मान है, मीन है, वो 20 है। तो क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो चारों समूह है, चारों समूह जो है बराबर है, इक्वल है? तो परंतु क्या ऊपरी चारों समूह समान है? आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, वेरी गुड, शाबाश।
प्रिय विद्यार्थियों, चारों समूह समान नहीं है, नो नॉट इक्वल, कदाप नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारों समूह इक्वल है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स है, जो प्राप्तांक है, उन प्राप्तांकों का जो वितरण है वो थोड़ा सा अलग है। जो मध्यमान है या मीन का मान आ रहा है, उस मीन के मान से अलग हट करके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स है वो है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मीन है या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान है, मध्यमान है, वो मध्यमान का मान सिर्फ इतना बता रहा है कि उपर्युक्त सभी समूहों के विभिन्न छात्रों के प्राप्तांक 20 के आसपास हैं। हमने आपको बताया भी है, हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो मीन होता है, मध्यमान होता है, वो क्या बताता है? मध्यमान बताता है कि यदि जितने भी स्कोर्स हैं, सभी स्कोर्स को सभी छात्रों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो एक छात्र को क्या स्कोर मिलेगा या क्या औसत प्राप्तांक होगा, वो बताता है मीन या मध्यमान। तो यहां पर जो मीन 20 आया है, उस मीन का मान मात्र यही बता रहा है कि उपयुक्त सभी समूह मींस ग्रुप ए, ग्रुप डी, बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के विभिन्न छात्रों के जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, वो 20 के आसपास हैं। कुछ का 20 से अधिक हो सकता है, कुछ का 20 से कम हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समूह के सभी समस्त प्राप्तांकों को यदि सभी छात्रों में बराबर बराबर बांटा जाए तो सभी छात्रों को 20 अंक या 20 प्राप्तांक प्राप्त होंगे, 20 अंक प्राप्त होंगे, 20 नंबर उनको मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब जब हम यह कह रहे हैं कि सारे ग्रुप, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो, इन सभी का मध्यमान या मीन जो है 20 है, लेकिन ये सारे समूह इक्वल नहीं है, समान नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर ग्रुप ए के लिए चार्ट आ रहा है। ग्रुप ए के लिए चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 0 0 0, अर्थात 70 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 0 है, 18 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 0 है, 19 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 0 है और 20 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 6 है। अर्थात समूह में 6 छात्र हैं और 6 छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो कितने हैं? 20 है। इसी तरह 21 नंबर पाने वालों का 0, 22 नंबर पाने वालों का 0 और 23 नंबर पाने वालों का 0 है। तो इस तरह से जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए जो है यहां पे दिखाई दे रहा है कि सभी छात्रों के जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, वो इक्वल हैं, बराबर हैं। कितना है? 20 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समूह ए या ग्रुप ए के सभी छात्र या सभी स्टूडेंट्स जो है बराबर अंक प्राप्त करते हैं और बराबर अंक क्या है? 20। अर्थात ग्रुप ए तो एक ऐसा समूह है जिसको जो है हम लोग मध्यमान या मीन के आधार पर कह सकते हैं, या उसके जो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है उसके बारे में हम पूर्वानुमान या उसके बारे में धारणा बना सकते हैं कि इस समूह के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग 20 नंबर प्राप्त किए हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो ग्रुप ए की बात रही, जहां पे मीन 20 है और सभी छात्रों ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, यहां पे कोई समस्या नहीं है। अब जो अगला ग्रुप आपकी स्क्रीन पर आया, दैट इज ग्रुप बी। अब इस ग्रुप बी का आप अवलोकन करिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो यहां पे देखेंगे कि जो 19 प्राप्तांक है वो मात्र एक बच्चे को मिला है। तो 19 कितने बच्चों को मिला है? एक। 21 कितने को मिला है? एक बच्चे को मिला है। जो 20 है, जो 20 प्राप्तांक है, 20 स्कोर्स है, वो मात्र 4 बच्चों को मिला है। तो इस तरह से यहां पे जो देखने में आ रहा है कि 20 नंबर 4 बच्चों को मिला है, 19 नंबर एक बच्चे को मिला है और 21 नंबर एक बच्चे को मिला है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर जो प्राप्तांक हैं वो लगभग 20 के आसपास हैं। अधिकांश बच्चों का जो स्कोर्स है, जो प्राप्तांक है, वो क्या है? 20 के आसपास है। तो यहां पर भी मध्यमान के आधार पर यदि हम कोई जो है इसके ग्रुप के संबंध में, समूह के संबंध में धारणा बनाते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ग्रुप बी के 4 छात्रों के अंक कितने हैं? 20 हैं, जबकि एक छात्र का अंक 20 से मात्र 1 कम है, दैट इज 19 है, और इसी तरह से एक छात्र का स्कोर 20 से मात्र 1 अधिक, दैट इज 21 है। तो यहां पर भी यदि हम लोग मध्यमान के आधार पर कोई एजम्पशंस बनाते हैं, धारणा बनाते हैं कि जो समूह ग्रुप बी है, उस ग्रुप बी के सभी छात्रों के प्राप्तांक लगभग 20 हैं मध्यमान के आधार पर, तो यहां पर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ग्रुप सी आ रहा है और ग्रुप सी के बारे में
जिस स्कोर से उसका आप अवलोकन करिए। जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे ग्रुप सी के बारे में, तो यहां पे देखेंगे कि एक ऐसा छात्र है जिसको कि 18 अंक मिला है, एक ऐसा छात्र है जिसको 19 अंक मिला है, मात्र 2 ऐसे छात्र हैं जिसको 20 मिले हैं, और एक ऐसा छात्र है जिसको 21 मिला है, एक ऐसा छात्र जिसको 22 अंक या 22 प्राप्तांक मिले हैं, स्कोर्स मिले हैं। प्यारे भाई बहनों, अब यहां पर जो मीन है, मीन का मान तो आता है 20, लेकिन क्या हम मीन के आधार पर या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पर कह सकते हैं कि ग्रुप सी के सभी सदस्यों का जो स्कोर्स है, जो प्राप्तांक है, वह 20 है? यहां पे ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि मात्र 2 छात्र ऐसे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिसके स्कोर्स जो है 20 हैं। बाकी के जो 4 छात्र हैं, उन चारों स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, 20 नहीं है। किसी का 20 से अधिक कम है, 2 कम है, और किसी का 20 से 2 अधिक है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहां पे 6 छात्रों में मात्र 2 छात्र का जो स्कोर है वो 20 है, और बाकी के छात्रों के जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, वो क्या है? 20 से अधिक है या 20 से कम है। ध्यान दीजिए, ग्रुप सी के जो छात्र हैं, इन सभी छात्रों में मात्र 1 छात्र का अंक जो है, यहां पर विद्यार्थियों 2 छात्रों का होगा, 2 छात्र का अंक 20 है, जबकि शेष जो दो छात्र हैं, इन 2 छात्रों का अंक जो है 20 से कम है। एक का 1 कम है, दैट इज 19, और एक का 2 कम है, दैट इज 18, और इसी तरह से एक का 1 अधिक दैट इज 21, और एक का 2 अधिक दैट इज 22। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से यहां पे जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में आप देखें तो ग्रुप सी में मध्यमान के आधार पर यह कहना कि ग्रुप सी के समस्त छात्रों के प्राप्तांक 20 है, या इस आधार पर कोई एक धारणा बना लेना ग्रुप सी के बारे में, गलत होगा, पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि ग्रुप सी के सभी छात्रों के प्राप्तांक के स्कोर्स 20 के आसपास नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसी के आधार पर हम सभी लोग एक और देखते हैं ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी का आप अवलोकन करिए, यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे और मजेदार चीजें आएंगी। यहां पे आप देखेंगे कि जो 20 प्राप्तांक है, वो एक भी छात्र को नहीं मिला है, किसी भी छात्र को 20 नंबर नहीं मिला है। एक ऐसा छात्र है जिसको 20 से 1 अंक कम मिला है, एक ऐसा छात्र है जिसको 20 से 2 अंक कम मिला है, और एक ऐसा छात्र है जिसको 20 से 3 अंक कम मिला है। इसी तरह से एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको 20 से 1 अंक अधिक है, एक ऐसा है छात्र जिसको 20 से 2 अंक अधिक है, और एक ऐसा छात्र भी है जिसको 20 से 3 अंक अधिक मिले हैं। तो यहां पर देखने में आ रहा है कि यहां मीन तो भले से 20 है, 20 है मीन या मध्यमान, लेकिन जो छात्रों की स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, 20 किसी का भी नहीं है, किसी भी छात्र का स्कोर 20 नहीं है। तो यदि मीन के आधार पर या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पर हम यह कहना चाहें कि ग्रुप डी के सभी छात्रों के प्राप्तांक या स्कोर्स 20 के आसपास हैं, तो यह सर्वथा गलत होगा, यह पूरी तरह से गलत होगा, और इस आधार पर ग्रुप डी के बारे में कोई धारणा बना लेना पूरी तरह से गलत होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीन पे जो आपके चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आप ये देखें, इसका अवलोकन करें तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यहां पर किसी भी छात्र का अंक 20 नहीं है, जबकि जो 3 छात्र हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों छात्रों के जो स्कोर्स हैं, प्राप्तांक हैं, वो 20 से क्रम से 1, 2 व 3 कम है, दैट इज 19, 18 और 17 है। इसी तरह से जो 3 छात्र हैं, इन तीनों छात्रों के जो स्कोर्स हैं वो क्रम से 20 से 1, 2 और 3 अधिक है, दैट इज 21, 22 और 23। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सिर्फ और सिर्फ मध्यमान या मीन के आधार पर किसी भी समूह के बारे में कोई पूर्व धारणा बना लेना गलत हो सकता है। अर्थात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के आधार पर हम किसी समूह के बारे में पूरा जानकारी या पूरी धारणा नहीं बना सकते हैं उसके संबंध में, या जो उस समूह के जो डेटा है, उन डेटास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमको सिर्फ और सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ पोजीशन के आधार पर नहीं मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से उपर्युक्त चित्रों या चार्ट से स्पष्ट है कि चारों समूहों के मध्यमान समान होते हुए भी इन सभी समूहों में अंतर है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा भी कि जो चारों ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, तो इन चारों समूहों के मीन स्कोर्स या मध्यमान तो कहने के लिए 20 है। कहने के लिए क्या, वास्तव में 20 है, आ भी रहा है 20, लेकिन उसके आधार पर हम यह कह दें कि चारों समूह समान है, तो यह सर्वथा गलत होगा। तो चारों समूहों के मध्यमान समान होते भी इन समूहों में
अंतर है, ऐसा हम सभी लोगों को चार्ट के माध्यम से दिखाई दिया। तो उपयुक्त समूहों में यह जो भिन्नता है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो अंतर है, ये अंतर वास्तव में इनकी जो स्कोर्स है, जो प्राप्तांक है, इन प्राप्तांकों में परस्पर अंतर जो है, डिफरेंस जो है, वो इनकी फैलाव की वजह से, इन परस्पर अंतर या परस्पर फैलाव की वजह से यह भिन्नता या अंतर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि मीन तो बराबर है, लेकिन फिर भी जो स्कोर्स हैं समूह के, वे सभी स्कोर्स जो है बराबर नहीं, इनमें अंतर है। और इसका कारण क्या है? इन प्राप्तांकों का फैलाव। फैलाव कहां से है प्रिय विद्यार्थियों? किसी का 17 है तो किसी का 23 है, किसी का 18 है तो किसी का 22 है, किसी का 19 है तो किसी का 21 है, किसी का प्रिय विद्यार्थियों 17 है तो किसी का 21 है, किसी का 19 है तो किसी का 23 है। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फैलाव है वो फैलाव बहुत अधिक है, और उसी फैलाव की वजह से भले से मीन का मान या मध्यमान का मान जो है बराबर है सभी समूहों का, फिर भी ये सभी समूह जो है इक्वल नहीं है, सभी समूह जो है समान नहीं है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अतः यह स्पष्ट होता है कि किसी भी समूह के बारे में कोई भी स्पष्ट धारणा बनाने के लिए केवल और केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के मान ही सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होते हैं। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की बात करें या मेजर्स ऑफ पोजीशन की बात करें, स्थिति सूचक मानों की बात करें, तो ये सभी क्या है? एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और इसके आधार पर हम किसी कंक्लूजन या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। किसी भी समूह के बारे में कोई भी स्पष्ट धारणा बनाने के पूर्व उसके प्राप्तांकों के फैलाव या परस्पर भिन्नता या फिर अंकों का जो विस्तार है, जो विचरण है, जिसको हम लोग डिस्पर्सन बोल रहे हैं, जिसको हम लोग डेविएशन बोल रहे हैं, उसको भी जानना अति आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जो हम लोगों ने उदाहरण देखा, उस उदाहरण से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी समूह के बारे में कोई भी स्पष्ट धारणा बनाने के पूर्व हमें क्या करना होगा? कोई भी स्पष्ट धारणा बनाने के पूर्व उसके जो स्कोर्स हैं, उसके जो प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों का फैलाव क्या है, उसमें परस्पर भिन्नता क्या है, उसमें डेविएशन क्या है, उसमें विचरण क्या है, उसमें विसरण क्या है, वेरिएशन क्या है, इन सभी को जान लेना अति आवश्यक होगा। और यहीं से जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, इसका जो महत्व है, इसकी जो इंपॉर्टेंस वो समझ में आती है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कितना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तथा स्थिति सूचक मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस के विभिन्न मानों से समूह की विशिष्ट प्रकृति। वो विशिष्ट प्रकृति क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? कोई जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, वो सजातीय समूह हो सकता है, दैट इज होमोजीनियस हो सकता है, और कोई जो समूह होता है वो विजातीय हो सकता है, या जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस ग्रुप कहते हैं। तो कोई भी समूह सजाती है या कोई भी समूह विजातीय है, विषम जाति है, दैट इज होमोजीनियस ग्रुप है या हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसके बारे में मात्र और मात्र मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन के द्वारा हम नहीं जान सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान और स्थिति सूचक के विभिन्न मानों से समूह की जो स्पेसिफिक नेचर होता है, जो विशिष्ट प्रकृति होती है, दैट इज सजातीय समूह या विजातीय समूह, होमोजीनियस ग्रुप या हेट्रोजीनियस ग्रुप, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। और इसके बारे में ज्ञान होगा कैसे? इसके बारे में हमें ज्ञान होगा, इसके बारे में हमें पता चलेगा जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी अर्थात विचलनशीलता के मान या मेजर्स ऑफ डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में जानेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की गणना करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तब हमें पता चल पाएगा कि जो समूह है, जो ग्रुप है, वो क्या है? सजाती है या विषम जाती है, दैट इज द ग्रुप इज आइदर होमोजीनियस ग्रुप और हेट्रोजीनियस ग्रुप। प्यारे भाई और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी जो प्राप्तांक होता है, स्कोर्स होता है, वो मध्यमान के अत्यधिक निकट केंद्रित स्थित रहते हैं और कभी कभी काफी दूर स्थित रहते हैं या काफी दूर तक फैले रहते हैं। तो समस्या जब जो है जो स्कोर्स होते हैं वो मीन के आसपास ही होते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन समस्या तब होती है जो स्कोर्स होते हैं वो मीन से काफी दूर हों। जब मीन से काफी दूर तक जो है वो मान फैले होते हैं या स्कोर्स फैले होते हैं, तब समस्या आती है। तो मध्यमान के अत्यधिक निकट केंद्रित स्थित रहते हैं या कभी कभी दूर तक फैले रहते हैं। जिस अंक वितरण में अंक मध्यमान के पास होते हैं उनकी विचलनशीलता कम होती है। अर्थात जो हम लोग मेजर्स ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या मेजर्स ऑफ डेविएशन, जब स्कोर जो है मध्यमान के आसपास ही होते हैं तब विचलनशीलता कम होती है। लेकिन एक दूसरी स्थिति है, वो कौन सी स्थिति प्रिय विद्यार्थियों? जब जो है जो हमारा मध्यमान होता है, इस मध्यमान से
काफ़ी दूर तक जो है स्कोर्स फैले होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जो डेविएशन या विचलनशीलता का मान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि स्कोर्स का फैलाव बहुत अधिक है। मीन से बहुत अधिक ऊपर तक है या ऊंचाई तक है, और मीन से बहुत अधिक नीचे तक भी होते हैं। जब स्कोर्स या प्राप्तांक ऐसे कंडीशंस में जो विचलनशीलता होता है, विचलनशीलता का मान बहुत ही अधिक आता है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी प्राप्तांक मध्यमान के अत्यधिक निकट केंद्र स्थित रहते हैं और कभी कभी काफी दूर तक फैले रहते हैं। जिस अंक वितरण में अंक माध्य के या मध्यमान के पास होते हैं उनकी विचलनशीलता बहुत ही कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत समस्या नहीं है। लेकिन जबकि जिसमें दूर तक फैले होते हैं, अर्थात जो स्कोर्स होते हैं वो मध्यमान के बहुत ऊंचे या नीचे, अर्थात मध्यमान से बहुत दूरी तक फैले होते हैं, तो वहां मेजर्स ऑफ डेविएशन या विचलनशीलता बहुत ही अधिक होती है। और ऐसे कंडीशन में समूह के बारे में कोई भी पूर्व धारणा बनाने के पूर्व हम सभी लोगों को जो विचलनशीलता के मान होते हैं उनकी गणना कर लेना अति आवश्यक होता है। तो प्यारे भाई बहनों, जब प्राप्तांकों या अंकों का फैलाव अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के मान समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिए कि जब जो है स्कोर्स का जो फैलाव है वो मध्यमान के आसपास ही होगा, मध्यमान के अगल बगल ही होगा, तब तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काम करेगा, मध्यमान काम करेगा। लेकिन जब स्कोर्स जो होंगे, जो प्राप्तांक होंगे, अंक जो होंगे, उनका फैलाव मध्यमान से बहुत ही दूर तक होगा, बहुत ही अधिक होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान है वो समूह का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है, सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मानों की गणना करने की आवश्यकता होती है, विचलनशीलता पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब अंकों का फैलाव अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के मान समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, और तब मध्यमान एवं प्राप्तांकों के विभिन्न मूल्यों के बीच अंतर को जानना अति आवश्यक होता है कि मध्यमान जो है, जो मीन है, और बाकी के जो स्कोर्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बीच में क्या डेविएशन है। इस डेविएशन को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यही जो डेविएशन है, यही जो वेरिएशन है, यही जो डिफरेंस है, इसी अंतर या इसी डेविएशन या इसी अंतर को हम सभी लोग, या इसी फैलाव को हम सभी लोग क्या कहते हैं, विचलन कहा जाता है। इसी फैलाव को डेविएशन कहा जाता है। अर्थात डेविएशन क्या है, विचलन क्या है, कि मध्यमान से प्राप्तांकों या स्कोर्स का जो अंतर होता है, जो फैलाव होता है, जो दूरी होती है, वही दूरी, वही अंतर, वही डिफरेंस क्या कहलाता है, डेविएशन या विचलन कहलाता है। तो प्यारे भाई बहनों, इस तरह से हम सभी लोग ने डेविएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया, और ये जो है और भी पक्का हो जाएगा तब जब हम सभी लोग इसके डिफिनीशंस को देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सभी लोग चर्चा करते हैं डिफिनीशंस ऑफ वेरिएबिलिटी और डिफिनीशंस ऑफ डिस्पर्सन और डिफिनीशंस ऑफ डेविएशन। दैट इज विचलनशीलता, जिसको हम लोग विचरणशीलता कहते हैं। विचरणशीलता को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, इसके परिभाषा के बारे में हम सभी लोग चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट डिफिनीशन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज अकॉर्डिंग टू लिंडक्विस्ट। अर्थात लिंडक्विस्ट के अनुसार जो विचरणशीलता की परिभाषा होती है वो आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। परिभाषा है लिंडक्विस्ट के अनुसार कि विचलनशीलता वह सीमा है, ध्यान दीजिए, विचलनशीलता वह सीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे व ऊपर की ओर वितरित रहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है विचलनशीलता या डेविएशन, क्या है, वह सीमा है, वह एक्सटेंट है जिसके अंतर्गत कोई भी स्कोर अपने मध्यमान से ऊपर या मध्यमान से नीचे की ओर वितरित रहते हैं। अर्थात वह एक्सटेंट है, वह सीमा है जिस सीमा के अंतर्गत जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, अपने मध्यमान से ऊपर या अपने मध्यमान से नीचे वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उस सीमा को हम सभी लोग क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं या विचरणशीलता कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी डिफिनीशंस को, जो लिंडक्विस्ट की डिफिनीशन, इसकी इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में उन्होंने कहा कि वेरिएबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द स्कोर्स टेंड टू स्कैटर और स्प्रेड एबव एंड बिलो द एवरेज। ध्यान दीजिए, क्या है वेरिएबिलिटी, क्या है डेविएशन, क्या, इट इज द एक्सटेंट, यह वह सीमा है, एक्सटेंट है, टू विच द स्कोर्स टेंड टू स्कैटर, अर्थात वह सीमा है जिसके अंतर्गत कोई जो प्राप्तांक है या स्कोर्स है,
दैट स्कोर्स टेंड टू स्कैटर और स्प्रेड एबव एंड बिलो द एवरेज, अर्थात जो एवरेज होता है, जो मीन होता है, उस मध्यमान के एबव ऊपर और बिलो नीचे जो वितरित होने की, जो स्प्रेड होने की या स्कैटर्ड होने की जो लिमिट होती है, उसी लिमिट को, उसी सीमा को, उसी एक्सटेंट को हम सभी लोग क्या कहते हैं? विचलनशीलता या डिस्पर्सन या वेरिएबिलिटी या डेविएशन कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि वेरिएबिलिटी या डिस्पर्सन की क्या हो सकती है। तो दैट इज द सेकंड वन, दैट इज अकॉर्डिंग टू गैरेट। गैरेट के अनुसार जो परिभाषा है प्रिय विद्यार्थियों वो आपकी स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू गैरेट या गैरेट के अनुसार, गैरेट ने कहा कि विचलन का अर्थ प्राप्तांकों के बिखराव या फैलाव से है। ध्यान दीजिए, प्राप्तांकों के बिखराव या फैलाव से, अर्थात जो प्राप्तांक हैं वे कितनी दूरी तक स्कैटर्ड हैं, कितना फैले हुए हैं, कितना वह बिखरे हुए हैं, वही जो है जो बिखराव या फैलाव होता है वही विचलन कहलाता है। तो विचलन का अर्थ प्राप्तांकों के बिखराव या फैलाव से है। वह फैलाव प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति के दोनों ओर होता है, अर्थात जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, इनके ऊपर और इनके नीचे, ठीक है, इनके ऊपर और इनके नीचे दोनों तरफ जो है वह फैलाव होता है, वह बिखराव होता है। उसी फैलाव या उसी बिखराव को हम सभी लोग विचलन कहते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू गैरेट। इन इंग्लिश, डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबिलिटी मीन्स द स्कैटर और स्प्रेड ऑफ द सेपरेट स्कोर्स अराउंड देयर सेंट्रल टेंडेंसी। ध्यान दीजिए, अराउंड देयर सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात जो सेंट्रल टेंडेंसी के मान है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन और मोड, उसके दोनों तरफ, उसके चारों तरफ, अराउंड अर्थात उसके दोनों तरफ मींस ऊपर या नीचे, उसके चारों तरफ जो स्कोर्स का बिखराव होता है, जो स्कैटर्डनेस और स्प्रेडनेस ऑफ द स्कोर्स होता है, उसी स्कैटर्डनेस और स्प्रेडनेस अर्थात अंकों के बिखराव या फैलाव को हम सभी लोग विचलन या डेविएशन नाम देते हैं, विचलन डेविएशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू बाउली। बाउली जी के अनुसार, बाउली ने कहा कि एकांशों की विभिन्नता की माप को विचलनशीलता कहते हैं। ध्यान दीजिए, एकांशों की विभिन्नता की माप को विचलनशीलता कहते हैं, अर्थात जो एकांश होते हैं, जो स्कोर्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उनमें कितना विभिन्नता है, उसमें कितना अंतर है, उसमें कितना डिफरेंस है। वे जो डिफरेंसेज होती हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, अर्थात कोई अंक जो है या कोई स्कोर्स 50 है तो कोई 20 है, कोई 15 है तो कोई 100 है, इसमें जो वेरिएशंस होता है, इसी वेरिएशंस को हम सभी लोग विचलनशीलता कहते हैं। तो एकांशों की विभिन्नता की माप को विचलनशीलता कहा जाता है। यह जो है बाउली जी की परिभाषा है। तो नेक्स्ट डिफिनेशन जो है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज अकॉर्डिंग टू ब्रुक्स एंड डिक। ब्रुक्स एंड डिक ने कहा कि विचलनशीलता या फैलाव का अर्थ केंद्रीय मान के संबंध में चरों के विखराव या भिन्नता की मात्रा है। ध्यान दीजिए, ब्रुक्स एंड डिक के अनुसार केंद्रीय मान के संबंध में, अर्थात मेजर्स ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन और मोड है, उसके संबंध में जो स्कोर्स हैं, चरों की जो बिखराव है, जो वेरिएबल्स होते हैं, उस वेरिएबल्स के आधार पे जो स्कोर्स हैं, उसका जो बिखराव या उसमें जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशंस हैं, जो फैलाव है, उसी को हम सभी लोग विचलनशीलता कहते हैं। तो विचलनशीलता या फैलाव का अर्थ केंद्रीय मान के संबंध में चरों के बिखराव या भिन्नता की मात्रा से होता है। Dear students, the next definition that is according to Reber and Reber. Reber and Reber के अनुसार विचलनशीलता का अर्थ किसी प्रतिदर्श में प्राप्तांकों के बीच भिन्नता अथवा प्रतिदर्श के माध्य तथा प्राप्तांकों के बीच भिन्नता की मात्रा से है। ध्यान दीजिए, रेबर एंड रेबर की जो डिफिनीशन है वो भी एक्सटेंट की बात करता है, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस की बात करता है कि जो विचलनशीलता होता है, विचलनशीलता कुछ नहीं बल्कि क्या है कि कोई सैंपल हो, कोई प्रतिदर्श हो, उस सैंपल के जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उन प्राप्तांकों के बीच डिफरेंसेस कितनी है, डेविएशंस कितनी है, या कोई सैंपल या कोई जो प्रतिदर्श होता है, उस प्रतिदर्श का जो मीन होता है, जो माध्य होता है, उस माध्य से उसके प्राप्तांकों के बीच कितना अंतर है, कितनी भिन्नता है। अर्थात किसी भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी भी सैंपल में, किसी भी प्रतिदर्श में, किसी भी न्यायादर्श में जो उसका मध्य मान होता है, उसका मीन होता है, उस मीन से जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उन प्राप्तांकों में कितनी डिफरेंसेज है, कितनी भिन्नता है, कितनी दूरी है, कितना फैलाव है, इसी फैलाव को हम सभी लोग विचलनशीलता के नाम से या डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे भाई बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने कई डिफिनीशंस देखी और इन सभी डिफिनीशंस के आधार पर यदि हम कंक्लूड करना चाहें, निष्कर्ष निकालना चाहें, तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वे माने या वे मापे, वे मेजर
मेजर्स जो प्राप्तांकों के फैलाव दैट इज डिस्पर्सन अथवा उसकी विभिन्नता अर्थात उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को बताती हैं, वे सभी मान विचलनशीलता के मान कहलाते हैं। अर्थात विचलनशीलता के मान क्या है, मेजर्स ऑफ डेविएशन क्या है, वे सभी मान, वे सभी मेजर्स जो कि स्कोर्स की डिस्पर्सन के बारे में बताएं, स्कोर्स की वेरिएशन के बारे में बताएं, उन सभी मान को हम सभी लोग क्या कहेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या विचलनशीलता का मान कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामान्य शब्दों में किसी वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की विचलनशीलता से तात्पर्य उसके मध्यमान या मीन के ऊपर और नीचे प्राप्तांकों के फैलाव से। अर्थात यदि हम लोग सामान्य शब्द में विचलनशीलता को समझाना चाहें, बताना चाहें किसी को, तो कह सकते हैं कि जो मध्यमान होता है, जो मीन होता है, उसके ऊपर और उसके नीचे, अर्थात मध्यमान के ऊपर और नीचे जो अंकों का फैलाव होता है, मीन या मध्यमान के ऊपर और नीचे जो स्कोर्स का फैलाव होता है, उसी फैलाव को या उसी एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस या एक्सटेंट ऑफ स्कैटर्डनेस, एक्सटेंट ऑफ स्प्रेडनेस को ही हम विचलनशीलता कहते हैं। और विचलनशीलता के मान क्या होते हैं, विचलनशीलता के मान वे मान होते हैं जो कि बताते हैं कि जो प्राप्तांक हैं वे अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मध्यमान से कितनी दूरी तक स्थित है, उनमें क्या अंतर है, उनमें क्या फैलाव है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, विचलनशीलता या वेरिएबिलिटी या डेविएशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर होता है, जो वितरण होता है अंकों का, वह वितरण जो है दो प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोगों ने नेचर में बात किया था। तो दो प्रकार के वितरण होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होता है। द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन और सजातीय वितरण, एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन और विषम जातीय वितरण। तो फिर विद्यार्थियों, होमोजीनियस क्या होता है या सजातीय वितरण क्या होता है, जहां पर जो स्कोर्स होते हैं वे लगभग एक स्कोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत अधिक नहीं होता है, और जो उसका मीन होता है उसी मीन के आसपास सारे स्कोर्स होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम सभी लोग कहते हैं होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन या सजातीय वितरण। एंड द हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन या विषम जातीय वितरण वह वितरण होता है जहां पर जो स्कोर्स होते हैं उसमें डिफरेंस बहुत अधिक होता है, मीन या मध्यमान से जो फैलाव होता है उसके दोनों तरफ अर्थात उसके ऊपर और उसके नीचे वो बहुत ही अधिक होता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम सभी लोग विषम जातीय या हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन नाम देते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, सजातीय वितरण में अंकों का प्रसार कम होता है और सभी अंक मध्यमान के आसपास ही रहते हैं। अर्थात यहां पे जो फैलाव है, जो प्रसार है स्कोर्स का, वह कम होता है और सभी के सभी मान मीन या मध्यमान के आसपास ही रहते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन या सजातीय वितरण कहते हैं। जबकि जो विषम जातीय वितरण होता है, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें अंकों का प्रसार या फैलाव अधिक होता है और प्राप्तांक या स्कोर जो होते हैं मध्यमान या माध्य से बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं। तो इस तरह से जो होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन और हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों, वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन या सजातीय वितरण वह वितरण होता है जिसमें जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, जो अंक होते हैं, वे सभी मध्यमान के आसपास ही होते हैं। उनमें जो फैलाव होता है, जो प्रसार होता है, जो विचलन होता है, बहुत कम होता है। जबकि विषम जातीय वितरण या हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन वे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वे वितरण होते हैं जिनमें अंकों का जो फैलाव होता है, जो स्प्रेडनेस होता है, जो स्कैटर्डनेस होता है, प्रसार होता है, वह बहुत अधिक होता है। और ऐसे स्कोर जो होते हैं मीन या माध्य के मध्यमान से दूर दूर तक फैले रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, परंतु दोनों समूहों दैट इज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, सजातीय और विषम जाति के मध्यमान या माध्य समान हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ऐसे कई कंडीशंस आएंगे जहां पर सजातीय समूह हो या विषम जाति समूह हो, सभी में जो मीन होगा वो मीन क्या होगा, इक्वल होगा, मध्यमान समान होंगे। मध्यमान समान होने की कंडीशन में भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो दोनों समूह हैं वो दोनों समूह क्या है, इक्वल है। जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी एक उदाहरण के द्वारा से समझने का भी प्रयास किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी सभी के मीन या मध्यमान समान है, फिर भी सभी समूह इक्वल नहीं हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भले से दो समूहों के मीन या मध्यमान समान हो, इक्वल हो, लेकिन उसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी समूह जो है, कोई भी ग्रुप्स जो है वह इक्वल है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर जो डेविएशन है वो बहुत ही अधिक हो। तो जब तक हम डेविएशन की गणना नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मध्यमान के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी समूह सजाती है या विषम जाती है या वो दोनों समूह इक्वल है या अनइक्वल हैं। तो प्यारे भाई बहनों, इस तरह से यह
स्पष्ट हो रहा है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की क्या जरूरत है, कितनी आवश्यकता है। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसी स्थिति में दोनों समूह की तुलना मध्यमान या माध्य के द्वारा करना एकदम उचित नहीं होगा, बिल्कुल उचित नहीं। अर्थात सिर्फ और सिर्फ हम मध्यमान की गणना कर ले और यह न देखें कि वे जो समूह है वे सजाती हैं या विषमजाती हैं या फिर उनमें जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मान क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ मध्यमान या माध्य के आधार पर यदि हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो इस सर्वथा गलत होगा या उचित नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, ऐसे सिचुएशन में हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की गणना करनी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी परिस्थिति में उन समूहों के प्राप्तांकों या अंकों के विस्तार या विचलनों को ज्ञात करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जब हमें दो समूहों के बीच में कंपैरिजन करना हो, दो ग्रुप्स के बीच में तुलना करनी हो, तो हमें देखना होगा कि क्या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के जो मान हैं उनका क्या मान है। सिर्फ हम मध्यमान या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पर कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो बराबर है, इक्वल है, तो उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि दो ग्रुप या दो समूह बराबर हैं। तब तक नहीं कर सकते कि जब तक मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के मान भी दोनों समूहों में बराबर हो। जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के मान और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मान दोनों समूहों में इक्वल होंगे, मेजर्स ऑफ पोजीशंस के मान इक्वल होंगे, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों समूह जो है इक्वल है और उसके आधार पर हम उस ग्रुप्स के बारे में, उस समूह के बारे में कोई स्पष्ट धारणा बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की, और इसी के संबंध में सिम्पसन एंड कोफ्का जी का एक स्टेटमेंट है, वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति से किसी वितरण या समूह या प्रतिदर्श के स्वरूप के संबंध में केवल आंशिक जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए कि केवल और केवल पार्शियल नॉलेज या आंशिक जानकारी हमें जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से मिलती है। पूरी की पूरी जानकारी किसी वितरण या किसी समूह या किसी सैंपल के बारे में, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से नहीं मिलती है। और हमें जब पूरी जानकारी की जरूरत होती है तो ऐसे समय में हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की गणना करनी होती है। तो अतः पूरी जानकारी के लिए विचलनशीलता का ज्ञान भी आवश्यक है। तो इस तरह से सिम्पसन एंड कोफ्का के स्टेटमेंट से भी यह क्लियर हो रहा है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मान की क्या आवश्यकता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, विचलनशीलता वह मान है जो यह ज्ञान कराता है कि एक समूह के अंक या प्राप्तांक उस समूह के मध्यमान से कितने निकट हैं या नजदीक हैं या दूर है। अर्थात जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता है, विचलनशीलता के मान होते हैं, उसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जो प्राप्तांक हैं, जो स्कोर्स हैं, वे मध्यमान से कितने निकट हैं या कितने नजदीक हैं या कितनी दूरी पर स्थित हैं। समूह के प्राप्तांक या अंक कभी कभी मध्यमान के आसपास अधिक केंद्रित होते हैं और कभी कभी दूर फैले होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब मध्यमान के आसपास होंगे सारे स्कोर्स या प्राप्तांक तब तो कोई समस्या नहीं है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मध्यमान के आधार पर उस समूह के बारे में एक धारणा बना सकते हैं। लेकिन जब जो समूह के प्राप्तांक के स्कोर्स होंगे वो मध्यमान से काफी दूर दूर तक फैले होंगे, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पर हम उस समूह के बारे में या उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। यदि लगाते हैं तो गलत होगा, या फिर किसी समूह के बारे में यदि हम कोई पूर्ण धारणा बनाते हैं या कोई धारणा बनाते हैं या उसके बारे में कुछ हम कहते हैं, कोई कथन कर देते हैं, तो वह गलत हो सकता है तब तक जब तक कि हम उसके मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में भी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की गणना न कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, जब समूह के प्राप्तांक या अंक आसपास केंद्रित होते हैं तो विचलनशीलता का मान कम होगा। ये पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि जब जो स्कोर्स होंगे वे यम के आसपास होंगे तो वहां पर विचलनशीलता का मान कम होगा, और इसके जस्ट अपोजिट जब जो है प्राप्तांक जो है या स्कोर्स जो है यम से दूरी तक फैले होंगे, दूर दूर तक फैले होंगे, तो ऐसी कंडीशंस में जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होगा, विचलनशीलता का मान होगा वह अधिक आएगा। तो जब भी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की हम गणना करेंगे तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का जो मान आएगा, जो स्कोर्स आएगा, यदि वह बहुत अधिक आता है तो उससे यह ज्ञात होता है कि जो समूह है वो क्या है, हेट्रोजीनियस समूह है, विषम जाति समूह है। और यहां पर जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वे जो है काफी फैले तक है, काफी दूर तक है, उनका जो एक्सटेंट ऑफ स्कैटर्डनेस है वह बहुत अधिक है जब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के मान अधिक आते हैं। और इसके जस्ट विपरीत
जब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता का मान कम होता है तो उससे यह अभिप्राय होता है कि जो मान है, जो स्कोर्स हैं, वह सही मान जो है मध्य मान के आसपास ही केंद्रित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट है कि विचलनशीलता का मान का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, सजातीय समूह या होमोजेनियस ग्रुप में जो अंक होते हैं या प्राप्तांक होते हुए मध्य मान के आसपास होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होगा उसका मान कम आएगा। तो सजातीय समूह में अंक या प्राप्तांक मध्य मान के आसपास होते हैं, जबकि जो विजातीय समूह होता है या विषम जातीय समूह होता है, तो यदि समूह में विभिन्न योग्यता या एबिलिटी या कैपेसिटी वाले छात्र या व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, अर्थात समूह विषम जातीय होगा, तो वहां पे जो मान आएंगे वे उन मानों में स्कैटर्डनेस या फैलाव बहुत अधिक होगा। तो ध्यान दीजिए, सजातीय समूह या होमोजेनियस ग्रुप में अंक या प्राप्तांक या मध्यमान के आसपास होते हैं, जबकि यदि समूह में विभिन्न योग्यता या एबिलिटी या कैपेसिटी वाले छात्रों या व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, जब ऐसे छात्रों की संख्या जिनकी एबिलिटी में डिफरेंसेस बहुत अधिक हैं, विभिन्न प्रतिभा के छात्र हैं, विभिन्न कैपेसिटी के छात्र होते हैं, तो ऐसा समूह विषम जातीय समूह होता है। तो वहां पे जो स्कोर्स आएगा उस स्कोर्स में फैलाव अधिक होगा, अर्थात वहां पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अधिक होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब यदि समूह में विभिन्न योग्यता वाले छात्र व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी तो प्राप्तांक अंक नीचे से ऊंचे से नीचे, दैट इज हाई टू लो की ओर फैले होंगे और विचलनशीलता या वेरिएबिलिटी या डिविएशन अधिक होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हमारा समूह जो है वो विषम जातीय होगा, ऐसा समूह होगा जहां पर विभिन्न योग्यता वाले छात्र या विभिन्न योग्यता वाले व्यक्ति होंगे, तो ऐसे समूह के जो प्राप्तांक होंगे, जो स्कोर्स होंगे, उनमें फैलाव अधिक होगा, स्कैटर्डनेस अधिक होगा, वे मध्यमान से हाई और मध्यमान से लो में बहुत अधिक फैले होंगे, अर्थात वहां पे विचलन अधिक होगा, डेविएशन बहुत अधिक होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो विचलनशीलता होती है, जो डेविएशन होता है, जो डिस्पर्सन होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया और इसकी परिभाषा को भी हम लोगों ने देख लिया और परिभाषा के द्वारा भी, डिफिनीशंस के द्वारा भी हम सभी लोगों ने डेविएशन या डिस्पर्सन को समझने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोग समझ चुके हैं कि डेविएशन या विचलनशीलता क्या है। तो विचलनशीलता के माप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कौन कौन से होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्राप्तांकों के किसी भी समूह में विचलनशीलता को व्यक्त करने के लिए 4 प्रकार के माप होते हैं, अर्थात 4 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होता है। विचलनशीलता के जो मान होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 4 प्रकार के जो मान होते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती है, इन्हीं को हमें बारी बारी करके अध्ययन करना है, स्टडी करना है और इसके बारे में अगले क्लास में, अगले वीडियोज में हम सभी लोग बारी बारी से जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है या विचलनशीलता के मान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मान होते कौन कौन से हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, द फर्स्ट वन इज प्रसार या क्षेत्र या प्रसार या परास या विस्तार, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तो पहला क्या है? पहला है प्रसार क्षेत्र या प्रसार या परास या विस्तार। द सेकेंड वन इज चतुर्थांक या चतुर्थांश विचलन, जिसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। द थर्ड वन इज औसत या मध्यमान विचलन, दैट इज आल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन, दैट इज एडी, और मीन डेविएशन दैट इज एमडी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रिय विद्यार्थियों, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन, जिसको हम लोग एसडी भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आने वाली कक्षाओं में अगले कुछ वीडियोस के द्वारा हम सभी लोग बारी बारी से रेंज अर्थात प्रसार क्षेत्र या प्रसार या परास के बारे में चर्चा करेंगे। उसके उपरांत क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांक या चतुर्थांश विचलन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके उपरांत हम सभी लोग औसत विचलन या मध्यमान विचलन, दैट इज एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इन द लास्ट बट नॉट लिस्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन। यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन चारों के बारे में आगे आने वाली कक्षाओं में हम सभी लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। और अब हम सभी लोग अंत में विचलन मानों के उपयोग क्या होते हैं, यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ डेविएशन, इसके बारे में जल्दी चर्चा कर लेते हैं। तो विचलन मानों के उपयोग एवं महत्व, यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ डेविएशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी तक चर्चा किया कि कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है, यह पता करने के लिए हम सभी लोगों को मेजर्स ऑफ डेविएशन
की गणना करनी होगी। तो प्रथम जो इसका यूज है वह क्या है, किसी समूह की प्रकृति, किसी समूह की प्रकृति अर्थात सजातीयता एवं विजातीयता को जानने के लिए आवश्यक। अर्थात जब हम किसी ग्रुप या किसी समूह की नेचर के बारे में जानना चाहते हैं कि वह ग्रुप जो है दैट इज आइदर हेट्रोजीनियस ग्रुप और होमोजीनियस ग्रुप, अर्थात वह समूह सजाती है या विजाती है, जब हम यह जानना चाहते हैं तो ऐसे समय में, ऐसे कंडीशंस में, ऐसी स्थिति में हमें मेजर्स ऑफ डेविएशन या विचलन मानों की गणना करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अगला जो यूज है, अगला जो महत्व इसका प्रिय विद्यार्थियों वह यह है कि कुछ सांख्यिकी गणनाओं जैसे किसी समूह के प्राप्तांकों के मध्यमान की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए हमें जो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जो स्टैटिस्टिक्स में जब हम कोई समूह के जो स्कोर्स होते हैं उस स्कोर्स की रिलायबिलिटी क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, जब उसकी रिलायबिलिटी की गणना करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशंस में हमें उस मध्यमान की रिलायबिलिटी की गणना करने के लिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के मानों की गणना करने की आवश्यकता होती है। और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो होते हैं वे मध्यमान की विश्वसनीयता दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ द मीन की गणना करने में या रिलायबिलिटी ऑफ मीन को ज्ञात करने में सहायक होते हैं। द नेक्स्ट वन जो अगला यूज है प्रिय विद्यार्थियों वह यह है कि जब हमें दो समूहों के प्राप्तांकों या स्कोर्स का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना होता है तो जब हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज सहसंबंध गुणांक की गणना करनी होती है तो ऐसे समय में भी हमें मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की गणना करनी पड़ती है। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो होता है या विचलनशीलता के जो मान होते हैं वे जो है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक की गणना करने में सहायक होते हैं। फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो है द नेक्स्ट वन इज जो सबसे अधिक यूज होता है मेजर्स ऑफ वेरिएशन का होता है रिसर्च वर्क में, शोध कार्यों में। तो शोध कार्यों में जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम सभी लोग शोध कार्यों में कुछ न कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ न कुछ हम लोग परिकल्पनाएं बनाते हैं। तो उन परिकल्पनाओं को टेस्ट करने में इन द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस वी यूज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अर्थात शोध कार्यों में परिकल्पनाओं के परीक्षण करने में, परिकल्पनाओं का परीक्षण या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की आवश्यकता होती है, उसका प्रयोग होता है, उसका यूज होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का जो यूज है वो रिसर्च के क्षेत्र में शोध कार्यों में बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक जो है इसका इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का शोध कार्यों में या रिसर्च वर्क में। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी अर्थात विचलनशीलता के मान के बारे में चर्चा किया। और हम लोगों ने चर्चा किया कि व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी अर्थात विचलनशीलता का अर्थ क्या है, विचलनशीलता की प्रकृति क्या है, विचलनशीलता क्यों आवश्यक है, एंड व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ वेरिएबिलिटी और डिफिनीशंस ऑफ डिस्पर्सन और डिफिनीशंस ऑफ डेविएशन। विचलनशीलता या विचलनशीलता जिसको हम लोग कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हम सभी लोगों ने विचलनशीलता को समझने का प्रयास किया। और क्लास के अंत में हम सभी लोगों ने यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ डेविएशन दैट इज विचलनशीलता मानों के उपयोग एवं उसके महत्व पर भी चर्चा किया। और प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आने वाली कक्षाओं में अगले वीडियोस के द्वारा हम सभी लोग जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी लोग रेंज के बारे में, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, मीन डेविएशन के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अगली कक्षाओं में, अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा ये जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे या जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी आपके समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को, उन सुझावों को, उन प्रश्नों को आप हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से
प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ पाएं, आसानी से सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना होता है, घंटी का आकार बना है। प्रिय विद्यार्थियों, घंटी का आइकन है, लाल है, रेड, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, कुछ ऑप्शंस आते हैं। उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को चूज कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन वीडियोस की सूचना, उन वीडियोस की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी से हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, जब हम लोग चर्चा करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।